हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देवांग तिवारी। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक खास पेशकश जो जीवन के हर मोड़ पर आपको गाइड करेगी और साथ ही साथ आप सभी को काफी कुछ ऐसा सिखा देगी जिससे आप लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिव खेड़ा की लिखी हुई किताब यू कैन सेल के ऊपर, जिसको अडेप्ट किया है राहुल शौकीन ने। इसके नाम से लग तो रहा होगा कि ये सिर्फ सेलिंग पर बेस्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर हमें ऐसे कई लोग देखने को मिल जाएंगे जो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में हारे होंगे या अपनी लाइफ में फेल हुए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी इंसान फेल कब होता है? टैलेंट होते हुए भी लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन क्यों? एक ही जगह पढ़ने वाले दो बच्चों में इतना डिफरेंस देखने को मिलता है कि एक 98% ला रहा है और दूसरा फेल हो जा रहा है। दोनों को सेम किताबें, सेम स्कूल और सभी चीजें बराबर ही मिली, फिर ये अंतर क्यों? वो इसलिए कि कोई भी फेल इसलिए नहीं होता कि उसमें टैलेंट नहीं है या फिर उसे दूसरों से कम रिसोर्सेज मिली। फेल होने का सबसे बड़ी वजह यह है कि उसकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर का ना होना, उस डिजायर का ना होना जिसकी मदद से वो अपने एम को हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनमें भटकाव अधिक है, जो हर दूसरी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने एम को पूरा नहीं कर पाते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और चर्चा करने वाले हैं कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनने, कौन सा रास्ता अपनाएं जिससे हम अपने एम को पूरा कर सकें। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हर वो इंसान जो फेल हो गया उसने मेहनत नहीं की या एफर्ट नहीं लगाया, लेकिन उसके एफर्ट्स में कहीं ना कुछ कमी जरूर रह गई जिसकी वजह से वो फेल हो गया। हम चर्चा करेंगे उसी कमी के बारे में और कैसे उस कमी को दूर किया जा सकता है। यू कैन सेल की समरी एक गार्जियन एंजल की तरह आपको रास्ता दिखाएगी कि किस तरह से आप खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आपको इस समरी से काफी इन्फॉर्मेशन और आइडियाज भी मिलेगा जिससे आप अपनी लाइफ में न्यू गोल बना सकते हैं और उसको हासिल करने का रास्ता क्या होगा, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, सभी का अपना एम पूरा करने के लिए एक एक्शन प्लान होता है। हम चर्चा करेंगे कि कैसे वो एक्शन प्लान बना सकते हैं, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, कब तक आपको अपना एम अचीव कर लेना है, क्या नहीं करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करना चाहिए। यदि आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए क्यूरियस हो रहे हैं तो मेरे साथ चलिए एक ऐसे रास्ते पर जो सक्सेस की ओर जाता है। साथियों, लाइफ में बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब हमारा मन करता है सब कुछ छोड़ देने का, सिचुएशन में गिव अप कर देने का, अपनी सिचुएशन को डेस्टिनी मानकर उसको अपना लेने का। पर मित्रों, लाइफ का तो काम है प्रॉब्लम्स को लाना और वो लाती रहेगी। आज कुछ है तो कल कुछ और होगा। और ऐसा नहीं है जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, आती है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बस फर्क है तो विल पावर का। कोई भी इंसान चाहे कितना ही बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, अपनी विल पावर से और अपने मनोबल पर काबू रखकर लगातार कोशिश करके हालातों से हार ना मानकर ये ठान ले कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल कर रहूंगा और अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग कर ले कि चाहे ऐसी 1000 प्रॉब्लम में आ जाए मैं आगे बढ़ता रहूंगा, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। शिव खेड़ा इसी बात पर गौर करते हुए अपनी जिंदगी की वो टाइम बताते हैं जब उनके करियर की शुरुआत 1975 में नॉर्थ अमेरिका में एक वैक्यूम क्लीनर बेचने वाली कंपनी में हुई थी। शिव का काम घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर का डेमो देना था और उन्हें हर डेमो पर $5 मिलते थे। एक बार जब शिव एक इंडियन फैमिली के घर वैक्यूम क्लीनर का डेमो देने गए जहाँ पे एक कपल रहते थे, उस घर के मालिक ने ऑथर को लाइफ इंश्योरेंस बेचने का ऑफर दिया, पर उन्हें लाइफ इंश्योरेंस बेचना पसंद नहीं था तो उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इंश्योरेंस बेचने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता था। घर आकर उसने अपनी वाइफ को ऑफर के बारे में बताया तो उनकी वाइफ ने उसे बहुत समझाया और ऑथर ने बहुत मेहनत करके इंश्योरेंस का एग्जाम पास कर लिया। फिर शिव इंटरव्यू देने के लिए जो बोनी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, उनसे जाके मिले। जो ने कहा कि अगर तुम इंश्योरेंस सेल करने के लिए तैयार हो तो $150 पर हफ्ते की पगार पे आ सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकेंड है ऑफर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। शिव ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब ऑफर एक्सेप्ट करने के 3 महीने तक वो एक भी इंश्योरेंस नहीं बेच पाए, जिसकी वजह से जो ने उन्हें काम से निकाल दिया। शिव ने जो से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें काम से ना निकाले। अपने बचाव में शिव कहते हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन नहीं हूँ, मैं तो सिंपल कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ बस, ना कि कोई डॉक्टर इंजीनियर जो 10th स्टैंडर्ड में भी फेल हो गया था। मैं बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। तो जो उन्हें समझाते हुए ये तो अच्छी बात है कि क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत प्रोफेशन चुना और फिर उसी में फंस के रह गए, पर तुम्हारे पास तो अभी पूरी की पूरी जिंदगी बाकी है, तुम जो चाहो वो बन सकते हो। और अब जब तुम्हें निकाल दिया गया तो तुम्हें सोचने का भी टाइम मिल जाएगा। शिव ऑफिस से निकले और उन्होंने देखा कि लास्ट अपॉइंटमेंट अभी बची हुई है। उन्होंने सोचा कि इसे कंप्लीट करके ही घर चला जाऊंगा। ऑथर काफी परेशान हो गए थे इन सब से और वो 7 बजे क्लाइंट के लोकेशन पर पहुंचे। उन्होंने वहां 4 घंटे तक प्रेजेंटेशन दी। उनके क्लाइंट ने उनसे पूछा कि क्या आपको पता कि टाइम क्या हुआ है? ऑथर को लगा कि बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ी देर बाद फिर क्लाइंट ने कहा, आपको पता होना चाहिए कल मुझे ऑफिस जाना है, आपसे पीछा छुड़ाने से मुझे क्या करना होगा।
शिव को लगा कि क्लाइंट इंश्योरेंस का प्राइस पूछ रहा है। उन्होंने कहा $27.58। उनके इतना कहने की देर दी, क्लाइंट ने उन्हें चेक काट कर दे दिया। शिव ने बड़ी ही मुश्किल से अपना पहला इंश्योरेंस बेच दिया था। अगले दिन शिव अपने मैनेजर जो के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने एक छोटी सी सेल की है और रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे काम से ना निकाला जाए, मैं आगे भी अच्छा काम करूंगा। जो ये सुनकर कहते हैं कि ये तुम्हारी लाइफ का एक छोटी सी नहीं बहुत बड़ी सेल है, पर अगर तुम मुझे ये कमिटमेंट देते हो कि तुम आगे भी इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और 1 साल में ऑथर ने $1 मिलियन की सेल करी होती है। आगे चलकर ऑथर ने अपना खुद का ऑफिस और बहुत सारे क्लाइंट्स बना लिए। ऑथर कहते हैं कि उनके उस दिन की बातों ने उन्हें जिंदगी के बहुत सारे सबक सिखा दिए। सबसे बड़ा सबक ये कि लाइफ में आपको किसी का भला करने के लिए अपने आप को थोड़ा कठोर बनाना पड़ता है और इसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं। एक माँ को अपने बच्चे के साथ कठोर बनना पड़ता है ताकि वो फिर वही गलती ना करे। दूसरा सबक जो लेखक ने सीखा कि धूल चेहरे पर लगी हो तो हमें आईने को दोष नहीं देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि प्रॉब्लम्स उनके अंदर थी जो नेगेटिविटी बनकर उन्हें उनके मुकाम पर जाने से रोक रही थी और इसके लिए वो खुद को इनएलिजिबल समझ रहे थे और अपनी तुलना दूसरों से कर रहे। इंसान जब मेहनत करता है तो कुछ भी कर गुजर सकता है, जिस तरह ऑथर ने मेहनत की और एक मुकाम हासिल किया। तीसरा सबक ये था कि स्किल से ज्यादा ताकत विल में होती है। आप नई स्किल तो सीख सकते हैं, लेकिन अपने डिजायर को पूरा करने के लिए जो विल पावर चाहिए होती है वह आपको कुछ भी सीखने में और सक्सेस करने में मदद करती है। अगर आप किसी से 1 कदम से पीछे रह जाते हैं तो वह आपसे 10 गुना ज्यादा आगे चला जाता है। जैसे ओलंपिक रेस में 1 कदम से सेकंड आने पर भी आप गोल्ड खो देते हैं और 10 कदम पीछे चले जाते हैं। साथियों, ये कहानी से आपको क्या नया सीखने को मिला, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखा जाए आज हर कोई कुछ ना कुछ सेल तो कर ही रहा है, अब वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, कोई भी। अगर हम गहराई से सोचें कि सेल पर्सन होता क्या है तो हमें जानने को मिलता है कि एनीवन हु सेल प्रोडक्ट, सर्विस और एन आइडिया इज कॉल्ड अ सेल पर्सन। जैसे फ्रेंड्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिस हमें अपनी सर्विस सेल करते हैं और उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। अगर हम एक कंसल्टेंट की बात करें जो अपनी आइडियाज़ को सेल करते हैं तो उन्हें उनके बदले पैसे मिलते हैं। देखा जाए तो एक माँ भी अपनी आइडियाज़, नॉलेज और ट्रेडिशन बच्चों को सेल करती है। बस इसका मकसद पैसे कमाना नहीं होता बल्कि केयर करना और अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना होता है। ऑथर कहते हैं कि आज की दुनिया सेल्स पर ही टिकी हुई है। जब सेल ज़्यादा होता है तो मार्केट को बेनिफिट मिलता है और सारा क्रेडिट कंपनी को मिलता है, लेकिन सेल्स कम होने पर सारा दोष सेल्स पर्सन का होता है। आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। बढ़ती दुनिया ने सेल्स पर्सन का काम और भी मुश्किल कर दिया है। लोग पहले से ज़्यादा अवेयर और नॉलेजेबल हो गए। ऑनलाइन सेल्स ने भी काफ़ी हद तक सेल्स में कंपटीशन को बढ़ा दिया है। एक तरह की कई प्रोडक्ट होने के कारण बायर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, इसलिए भी सेल्स आज के समय में काफ़ी कंपेटिटिव हो गई हैं। शिव कहते हैं कि कंपटीशन होना गलत भी नहीं है, क्योंकि इसी के कारण आपको पता चलता है कि आप में कितना कैलिबर और पोटेंशियल है। सेल्स पूरी तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पॉलिसी पर वर्क करती है, जिसमें सेल्स करने का ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा, जिसमें प्रोफेशनलिज्म होगा, जो सेल्स में फिट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर पाएगा बिना कंपटीशन से डरे, और जो अनफिट होगा वो एक्सक्यूजेस ढूंढेगा और सेल्फ डाउट में फंस कर रह जाएगा। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर प्रोफेशन की अपनी अलग वैल्यू है, लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसकी इमेज लोगों की नज़रों में उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम एक सेल्स पर्सन की बात करें तो पहला इमेज हमारे मन में यही आता है कि वो इंसान जो हमसे कुछ ना कुछ बेचना चाहता है ताकि उसे कमीशन या फिर इंसेंटिव मिले। उसे बस अपनी कमीशन से मतलब होता है। कोई उन्हें फ्रॉड तो कोई ठग समझता है। कहने का मतलब ये है कि सेल्स पर्सन की इमेज सोसाइटी में अच्छी नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग अपने काम को ईमानदारी और डेडिकेशन से ना करके कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। कुछ लोगों की कैरेक्टर की वजह से पूरे प्रोफेशन की इमेज और गुडविल खराब हो जाती है। कैरेक्टर किसी भी प्रोफेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि इलाज कराने के लिए नज़दीक के डॉक्टर को छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास थोड़ी दूर जाते हैं। ऐसा क्यों? या फिर कोई सामान पास की शॉप से ना लेकर दूर की शॉप से लेना पसंद करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों, हमें उन पर ट्रस्ट होता है कि वो हमें ठगेंगे नहीं। उनकी मार्केट गुडविल की वजह से हम उन्हें चूज करते हैं, और ये सारी चीज़ें एक इंसान का कैरेक्टर ही बनाती है। इसलिए कैरेक्टर हर एक फील्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छी कैरेक्टर की वजह से ही कोई भी इंसान अपनी प्रोफेशन में सक्सेसफुल बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेलिंग क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? नीचे बताइएगा कमेंट में। शिव कहते हैं सेलिंग का मतलब बस इतना ही है, जिस चीज़ को लेकर आप उत्साहित हो दूसरों को भी उसके लिए उत्साहित कर देना। यानी जब सेलर अपना एंथुजियाज्म बायर के मन में भी पैदा कर देता है उसे सेलिंग कहते हैं। इसे अगर सही से समझा जाए तो अगर आप खुद किसी चीज़ को पसंद नहीं कर सकते तो आप दूसरों को उस चीज़ को पसंद करने के लिए नहीं कह सकते। मान लीजिए आपको एक टूथपेस्ट बेचने को कहा गया, आप उसे
तब तक नहीं बेच सकते जब तक आप उसको खुद यूज नहीं कर लेते। ऐसा करना एक सच्चे सेल्स पर्सन की निशानी है। अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और अपनी फैमिली के लिए उस मेडिसिन का यूज नहीं कर रहा है, तो ये समझ जाना चाहिए कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो अपनी प्रोफेशन के साथ चीटिंग कर रहा है। ऑथर बताते हैं कि अपनी करियर की शुरुआत में वो $5,000 से $10,000 तक की इंश्योरेंस की सेल कर पाते थे, लेकिन जब सेल्स के एक प्रोफेशनल से उनकी बात हुई तब उन्होंने ऑथर को बताया कि वो तब तक कॉस्टली इंश्योरेंस को सेल नहीं कर पाएंगे जब तक वो खुद एक नहीं खरीद लेते, क्योंकि ऐसा करने से कस्टमर जल्दी कन्विंस होते हैं। ऑथर को ये बात काफ़ी पसंद आई और उन्होंने खुद के लिए $1 मिलियन की पॉलिसी खरीद ली। इसके बाद वो 5 मिलियन तक की इंश्योरेंस पॉलिसी आराम से बेच पा रहे थे। ऐसा करने से वो कस्टमर को कन्विंस कर पाते थे और कस्टमर भी उन पर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाता था, क्योंकि वो खुद ऐसी एक इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल करते थे। ये सारे तरीके किसी भी फील्ड में सक्सेस दिलाने में कारगर हैं। आप सबने ही ये देखा होगा कि जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो लोग कहते हैं लड़का हुआ है या लड़की हुई है, लेकिन जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग उनके प्रोफेशन से उनकी पहचान करते हैं। यानी कोई भी कुछ सीख कर पैदा नहीं होता, लगातार किए गए मेहनत प्रयास से कोई अपनी प्रोफेशन में सक्सेसफुल बनता है। लेखक कहते हैं कोई भी सेल्स पर्सन जन्म से नहीं पैदा होता, कई सारे प्रयासों और ट्रेनिंग के बाद एक सेल्स पर्सन सक्सेस अचीव कर पाता है। साथियों, हर कैरेक्टर का एक सोल होता है, एटीट्यूड। अगर किसी के पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो कहीं ना कहीं उसे लाइफ में सक्सेस अचीव करने में बहुत मुश्किल होती है। सेल्स हो या कोई भी प्रोफेशन, एटीट्यूड और आपका कैरेक्टर आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। एटीट्यूड को डिटेल में समझाने के लिए ऑथर सेल्स पर्सन की एक कहानी बताते हैं कि 2 लोग जूते बेचने के लिए साउथ अफ्रीका गए। पहले ने वहां जाकर देखा कि मैक्सिमम लोग जूते नहीं पहने हुए हैं। उसने कॉल करके अपने मैनेजर से कहा कि यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते तो वो वापस जा रहे हैं, यहाँ कोई जूता नहीं खरीदेगा। दूसरे ने जब ये देखा कि मैक्सिमम लोगों ने जूते नहीं पहने तो उसने कॉल करके प्रोडक्शन बढ़ा दो, बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, यहाँ के लोगों को जूते पहनने के लिए मोटिवेट करना होगा। इन दोनों की एटीट्यूड ही थी जो दोनों को एक दूसरे से अलग बना रही थी। पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी चीज के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाने के लिए नमक। एक हेल्दी पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना हम अपने एम्बिशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों, आपने अक्सर कई लोग देखे होंगे जो सोल्यूशन पर फोकस ना करके बल्कि प्रॉब्लम्स पर फोकस्ड रहते हैं। वैसे लोग बस समय बर्बाद करना जानते हैं। वो लोग आगे बढ़कर सिचुएशंस को ठीक करने के बजाय सिचुएशन में ठीक होने का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे लोग सक्सेस अचीव नहीं कर पाते और एक्सेलेंस को नहीं हासिल कर पाते। ऑथर बताते हैं कि एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती। उसके लिए बस 3 चीजें चाहिए होती हैं: मेंटल टफनेस, कुछ करने का हौसला यानी पोटेंशियल, और बर्निंग डिजायर। जिसमें ये तीनों चीजें मिलती है ना, वो एक बेहतरीन सेल्स पर्सन बन सकता है। क्या आपको पता है विनर और लूजर में क्या डिफरेंस है? विनर्स वो काम को करने की आदत डाल लेते हैं जो लूजर करना पसंद नहीं करते। मान लीजिए 2 लोगों ने हेल्थ अच्छा रखने के लिए रोज दौड़ने का प्लान बनाया, लेकिन उनमें से एक आलसी कैरेक्टर का था तो इसलिए वो कंसिस्टेंटली नहीं दौड़ा और डिसिप्लिन ना होने की वजह से उसके हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ा, जबकि दूसरा पंक्चुअल था और कंसिस्टेंटली दौड़ने की वजह से उसकी हेल्थ काफी अच्छी हो गई। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट कैरेक्टर और पॉजिटिव थिंकिंग, साथियों, यही सारी चीजें एक इंसान को विनर्स बनाती हैं। आगे हम चर्चा करेंगे ऐसा क्या है जो किसी भी इंसान को उसके प्रोफेशन में और लाइफ में सक्सेस दिलाता है। ऐसा क्या कर सकते हैं आप जिससे सक्सेस आपके कदम चूमेगी। हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, फिर चाहे मन में कितना ही लालच क्यों हो। ये बात किसी महान इंसान ने कही है और काफी हद तक सही भी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सेल्स का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड्स कमाल के हैं, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली हो। पर ऐसा क्यों है जो एक ही कंपनी में काम करने वाले 2 सेल्स प्रोफेशनल्स के परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क लाता है? जहां पर एक सेल्समैन अपने टारगेट से कहीं ज्यादा कर रहा है, वहीं दूसरा अपने टारगेट को कंप्लीट भी नहीं कर पा रहा है। और सिर्फ सेल्स में ही नहीं, किसी भी प्रोफेशन में ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि एक एम्प्लॉय बहुत सारे फेलियर आने के बाद भी नहीं रुक रहा है और दूसरा है कि एक फेलियर आते ही डिमोटिवेट हो जाता है? शिव कहते हैं दोनों में जो फर्क है वो है एटीट्यूड, वैल्यूज और अपने गोल के लिए क्लैरिटी का। इसी के साथ शिव ये भी कहते हैं कि एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल को आप एक ऑटो पायलट एयरक्राफ्ट की तरह भी समझ सकते हैं, जो कुछ भी हो जाए अपने रास्ते से नहीं भटकता है। अगर किसी वजह से एयरक्राफ्ट अपने रास्ते से भटकता है तो ऑटो पायलट उसे फिर से सही रास्ते पर ले आता है। ठीक ऐसा ही हम ह्यूमंस के साथ होता है। जब भी हम अपने रास्ते से भटकते हैं, जो हमारी वैल्यूज और क्लैरिटी हमारे गोल्स के लिए हमें सही रास्ते पर ले आती है। यही सब चीजें एक सेल्समैन को बेहतर सेल्स प्रोफेशनल बनाती हैं। शिव बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे सेल्स पर्सन ऐसे देखे हैं जिनकी ये शिकायत होती है कि बायर उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड ही नहीं दिखता है, तो सेल कैसे करें।
शिव बताते हैं कि प्रोफेशन ऑफ सेलिंग एक चेस के गेम की तरह होता है। एक गुड प्लेयर पहले अपने ओपोनेंट की चालों को समझता है और फिर अपनी चालों को देखता है, उसके बाद अपनी चाल चलता है। उनका मानना है कि एक गुड सेल्स प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस ज़रूरत को बाहर लाए जो उसका प्रोडक्ट फुलफिल करता है और बायर को मोटिवेट करे, क्योंकि जब तक बायर को आपके प्रोडक्ट की नीड का एहसास नहीं होगा तब तक बायर प्रोडक्ट के लिए हाँ नहीं बोलेगा, फिर चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा और बेस्ट क्यों ना हो। ऑथर कहते हैं कि हमारी वैल्यूज, एटीट्यूड और हमारे गोल्स के लिए क्लैरिटी हमारे अंदर एक डिजायर पैदा करती है, एक बर्निंग डिजायर, जो कि ऐसी मोटिवेशन को जन्म देती है जो मोटिवेशन आपको आपके गोल के और करीब लेके आती है, फिर चाहे आपके रास्ते में कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो। शिव बताते हैं कि एक टाइम की बात है जब सोक्रेट्स, जो कि एक महान फिलोसोफर थे, उनसे एक युवक ने सक्सेस का सीक्रेट पूछा। फिर सोक्रेट्स ने उसे कहा कि तुम कल सुबह मुझे नदी किनारे मिलना। फिर वो दोनों अगली सुबह नदी किनारे मिले। सोक्रेट्स ने उस युवक से कहा कि तुम मेरे साथ नदी में चलो, और युवक उनके साथ चल दिया नदी में। अचानक सोक्रेट्स ने युवक को पानी में भीतर डुबाया और उसे तब तक डुबाए रखा जब तक वो युवक बिल्कुल डूबने की कगार पर ना आ गया। फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी क्वालिटीज और फीचर्स होते हैं जो एक सेल्स प्रोफेशनल को बेस्ट सेल्स प्रोफेशनल्स बना देते हैं, और ऐसे कौन सा तरीका होता है जिससे एक सेल्स पर्सन बायर को मोटिवेट करता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। शिव बताते हैं कि सेलिंग एक आर्ट होने के साथ साथ एक साइंस भी है। आर्ट इसलिए है क्योंकि एक सेल्स प्रोफेशनल को ह्यूमन से डील करनी होती है और हम ह्यूमन इमोशन से बने होते हैं, और काफी बार तो हमारे इमोशंस लॉजिक्स को भी ओवरराइड कर देते हैं और फिर अपने इस इमोशन की वजह से, लिए हुए डिसीजन की वजह से हम पछता रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक अच्छा सेल्स पर्सन पहले अपने कस्टमर के बेनिफिट्स के बारे में सोचता है और फिर अपने कमीशन के बारे में, क्योंकि प्रोफेशन ऑफ सेलिंग भी एक तरह का बिजनेस है और बिजनेस में पहले यू आता है, उसके बाद ही आई आता है। शिव ने एक और बात पर जोर दिया है कि सेल्स पर्सन बायर को मैनिपुलेट करने लग जाता है, जबकि इससे बायर को भी काफी परेशानी होती है। लेखक बताते हैं कि एक गुड सेल्स प्रोफेशनल को बायर से अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसका प्रोडक्ट कैसे बायर की नीड को फुलफिल कर सकता है, ना कि बायर को मैनिपुलेट करना चाहिए। आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपका भी सामना ऐसे किसी सेल्स पर्सन से हुआ है जिसने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। दोस्तों, एक गुड सेल्स प्रोफेशनल वही होता है जो अपने प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखता हो। इसी के साथ ऑथर हमें एक बहुत बड़े डॉग फूड मैन्युफैक्चरर के बारे में बताते हैं जिसके डॉग फूड्स के सेल्स नहीं बढ़ रही होती है। तो ऑथर बताते हैं कि कंपनी के प्रेसिडेंट ने एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़े ही दुख के साथ कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे सेल्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बेस्ट है, हमने मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा सारा खर्चा किया है, और ये तक कि हमारे पास इतनी बड़ी सेल्स टीम है, फिर भी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है। तभी कॉन्फ्रेंस में से एक पर्सन उठा और उसने पूछा, सर क्या आपने डॉग से पूछा कि उन्हें आपका डॉग फूड अच्छा लगा भी कि नहीं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि उनका मानना है कि एक बेस्ट सेल्स प्रोफेशनल्स वही है जो अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जाने और साथ ही टाइम के साथ साथ अपनी नॉलेज और स्किल्स को पॉलिश करता रहे। जिसके लिए शिव एक स्टोरी का एग्जाम्पल देते हैं जिसमें एक वुड कटर एक कंपनी के लिए काम करता था। उसे वो काम करते हुए 5 साल हो गए थे, पर उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। तभी कंपनी एक और वुड कटर को हायर करती है और आधे ही साल के अंदर कंपनी उस नए हायर किए गए वुड कटर की सैलरी बढ़ा देती है। ये देखकर पुराने वुड कटर को बहुत ही आश्चर्य होता है। वो अपने सुपरवाइजर के पास गया और उनसे बोला कि मैं यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा हूँ, पर मेरी सैलरी बढ़ाने की बजाय आपने उस नए वुड कटर की सैलरी बढ़ा दी। तो सुपरवाइजर कहता है, हम हैं रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनी और नया आया हुआ वुड कटर ज्यादा पेड़ काट रहा है तो उसकी सैलरी बढ़ा दी। तुम भी ज्यादा पेड़ काटो, तुम्हारी भी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। ये सब सुनकर पुराने वुड कटर ने बहुत हार्ड वर्क किया, मगर फिर भी ज्यादा पेड़ नहीं काट पाया। उसे लगा कि नया वुड कटर कुछ ऐसा जानता है जो मुझे नहीं पता। तो वो नए वुड कटर के पास गया और उससे पूछता है कि तुमने इतने पेड़ कैसे काट लिए। मैं आप पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और मैं तो इतने पेड़ नहीं काट पाता हूँ। नया वुड कटर कहता है, मैं जब भी पेड़ काटता हूँ तो उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और उस ब्रेक में अपने एक्स को 5 मिनट तक शार्प करता हूँ। तुमने अपने एक्स को लास्ट टाइम कब शार्प किया था। पुराना वुड कटर सोचता है, कहता है, ओह शायद 5 साल पहले। ऑथर कहते हैं कि ठीक ऐसे ही एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल हमेशा अपनी स्किल्स और नॉलेज को शार्प करता रहता है। साथियों, आप सब ये बात जानते हैं कि एक सेल्स प्रोफेशनल अपनी कंपनी और प्रोडक्ट का फेस होता है। जब एक सेल्स प्रोफेशनल किसी बायर से मिलता है उस टाइम वो सेल्स प्रोफेशनल पूरी की पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसका बात करने का तरीका, ड्रेसअप स्टाइल, मैनर, उसके बारे में फर्स्ट इंप्रेशंस क्रिएट कर देता है बायर के माइंड में।
शिव बताते हैं कि प्रोफेशन ऑफ सेलिंग में कभी भी आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और यह बात हम सब भी जानते हैं कि जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं विद इन 3 to 5 सेकेंड्स ही हमारे माइंड में एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, फिर चाहे उसने कुछ बोला हो या नहीं। ऑथर कहते हैं कि एक सेल्स प्रोफेशनल कमाल का फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है बायर के माइंड में। बस उसे कुछ बातों का ख्याल रखना है कि जैसे जब भी बायर से मिले हमेशा एक चेहरे पर फर्म हो, मिलते हुए बायर से फर्म हैंडशेक करे और ड्रेस्ड शुड बी नीट एंड क्लीन, पुट ऑन अ प्लेजेंट स्मेलिंग परफ्यूम। शिव कहते हैं कि ये कुछ चीजें जिनसे सेल्स क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और हैबिट है जो कि एक सेल्स प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि एक नॉर्मल पर्सन की भी छाप किसी के माइंड में छप जाती है, और वह है उसका पोलाइट बिहेवियर और फ्रेंडली टोन। ऑथर कहते हैं कि एक सेल्स प्रोफेशनल की जो पहली सेल होती है वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बल्कि उसे अपने आप को सेल करना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर उस सेल्स प्रोफेशनल की पर्सनालिटी, कर्टसी और मैनर्स को देख कर ही प्रोडक्ट और कंपनी को जज करता है। साथ ही साथ सेल्स प्रोफेशनल अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से एक बायर पर पॉजिटिव छाप छोड़ पाते हैं। बेशक उस टाइम बायर उस सेल्स प्रोफेशनल से प्रोडक्ट बाय ना करे, पर उसके माइंड में उस सेल्स प्रोफेशनल की और उस कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज जरूर बन जाती है, और यही क्वालिटीज फ्यूचर में उस सेल्स प्रोफेशन के लिए सेल्स के दरवाजे खोल देती है। साथ ही साथ शिव एक स्टोरी का एग्जांपल देते हैं जिसमें एक पुरुष आउट ऑफ कर्टसी एक महिला के लिए दरवाजा ओपन करता है। महिला उससे कहती है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, तो आपको मेरे लिए दरवाजा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। पुरुष इस बात का जवाब देते हुए बड़े ही पोलाइट तरीके से बोलता है कि मैंने दरवाजा इसलिए नहीं होल्ड किया क्योंकि आप एक महिला हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक जेंटलमैन हूँ। शिव कहते हैं कि यह एक नॉर्मल से एटिकेट्स हैं जो आपकी एक पॉजिटिव इमेज किसी के भी माइंड में बना देते हैं, और अगर आप सेल्स प्रोफेशनल हैं तो ऐसी पॉजिटिव इमेज आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को इनविटेशन देती है। ये बात हम भी अच्छे से समझते हैं कि हम उस इंसान की बात जरूर सुनते हैं जो बड़े ही पोलाइट और अच्छे मैनर में हमसे बात करता है और उसकी बातों को ज्यादा अहमियत भी देते हैं। यही कुछ छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एक सेल्स प्रोफेशनल से बेस्ट सेल्स प्रोफेशनल बन गए हैं। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसी के पोलाइट बिहेवियर की वजह से आपके वो माइंड में उसके लिए पॉजिटिव इमेज बनी कि नहीं। आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे सेल्स ना होने पर या फिर आपको आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिलने पर अपने आप को हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड कैसे रखना है। दोस्तों, आप जिस किसी से भी बात करोगे लाइफ या करियर के बारे में, उन सभी का यही कहना होता है कि या तो आपको सक्सेस मिलेगी या फेलियर में। पर रियलिटी इस बात से बिल्कुल अलग है। वो है कि सक्सेस और फेलियर दो अलग अलग चीजें नहीं है जैसा सभी बताते हैं, बल्कि फेलियर पार्ट है सक्सेस का। फिर चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, इसी तरह सेल्स में भी होता है। चाहे कितना भी बेस्ट सेल्स प्रोफेशनल क्यों ना हो, ऐसा नहीं होता कि वो जिस भी बायर से मिले उसी को सेल कर दे। बेस्ट से बेस्ट सेल्स प्रोफेशनल को भी ना सुनना पड़ता है, और ये तक कि हाँ से ज्यादा ना ही सुनना पड़ता है। पर ऐसा क्या होता है कि वो इतनी ना सुनने के बाद भी अपने काम में उतनी ही मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं। लाइफ में भी हम सभी के साथ ऐसा ही कुछ होता है। हमें हाँ से ज्यादा ना सुनने को मिलता है, हमें रिजेक्शंस मिलते हैं। फिर ऐसा क्या किया जाए कि बार बार ये रिजेक्शन सुनने के बाद भी हमारी मोटिवेशन और डेडिकेशन अपने काम को लेकर कम ना हो। ऑथर बताते हैं कि फियर ऑफ फेलियर इनमें से सबसे बड़ा कारण है जो कि हमारे माइंड में एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। जब भी हमें किसी भी काम में फेल होने का डर होता है तो अपने आप ही हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। चाहे हमारे पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आपको पता होता है कि आपके पास वो काम करने का टैलेंट और स्किल्स हैं, फिर भी हमारा फेल होने का डर हमें मेंटली वीक कर देता है। आप भी जरूर इस सिचुएशन में लाइफ में कभी ना कभी गुजरे होंगे। अपने एक्सपीरियंसेस जरूर हमारे साथ नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। शिव का मानना है कि इस डर पर जीत हासिल की जा सकती है, बस आपको अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करना होगा। वो बताते हैं कि उन्होंने एक सेल्स प्रोफेशनल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि सेल्स पर्सन सुबह आता है, फिर कहता है रुको थोड़ा एडजस्ट करने दो। एडजस्ट करते करते उसे 11 बज जाते हैं। फिर वो चाय पीने जाता है और उसी में 12 बजा देता है। उसके बाद वो देखता है कि क्या काम किया जाए। ये सब करते करते 1 बज जाता है और बोलता है कि अभी तो लंच टाइम है, कोई फोन नहीं उठाएगा। फिर वो लंच करने चला जाता है। 3 बजे तक वापस ऑफिस आता है और फिर कहता है लोग अपने काम में बिजी होंगे, कौन ही मुझसे बात करेगा। फिर थोड़ा पेपर्स को इधर उधर करता है, कलीग्स को परेशान करता है और 4-5 फोन कॉल्स करता है और बायर से रिजेक्ट होने पर कहता है हमारा तो प्रोडक्ट ही खराब है, कंपनी ही खराब है, कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, सब बिजी है, मुझे पता नहीं, मुझे पता था मुझसे नहीं होगा, और ऐसे ही पूरा दिन वेस्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस आता है और वही सब रिपीट करता है और ये साइकिल चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। एक अच्छा प्रोफेशनल कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, फिर वो चाहे किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो। दे डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, दे टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट टू वर्क।
क्योंकि उन्हें पता है उन्हें वो करना है जो उनको आउटपुट दे, ना कि जो आसान हो या कंफर्टेबल हो। यही होती है मेंटल टफनेस। चाहे आपका मूड अच्छा है या बुरा, चाहे सेल्समैन का काम करने का मन हो या ना हो, पर आप अपने काम की क्वालिटी और क्वांटिटी पर कोई असर ना पड़ने दें। क्योंकि चाहे ओवर अचीवर प्रोफेशनल है या अंडर अचीवर प्रोफेशनल है, दोनों को ही 24 घंटे मिलते हैं, सेम कंपनी में सेम रिसोर्सेज के साथ। एट द एंड ऑफ द डे उनके आउटपुट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ऑथर का कहना है कि इसकी वजह है प्रोफेशनल्स की सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम और मेंटल कंडीशनिंग, जो एक को ओवर अचीवर बनाती है वहीं दूसरे को अंडर अचीवर। प्रोफेशन ऑफ सेलिंग में 80% सेल्स इन्हें 3 एबिलिटीज की वजह से होती है। प्रोफेशन ऑफ सेलिंग में 80% से ज्यादा सेल्स इन्हीं 3 एबिलिटीज की वजह से होती है और 20% सेलिंग स्किल से। क्योंकि जब आप बायर से बात कर रहे होते हैं, ये सब चीजें बातों में झलकती हैं। आप बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हो। इसी के साथ ऑथर इन 3 चीजों को कैसे अचीव किया जाए ये कहते हुए बताते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ता है, वो भी ऑटो सजेशंस और विजुअलाइजेशन के थ्रू। वो बताते हैं कि अपने आप को दिन में 2 बार सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस देने से और उनको विजुअलाइज करने से आपकी सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम में कमाल का फर्क आपको दिखाई देगा। शिव यहाँ पर अफर्मेशन देने के टाइम यानी कि सुबह और रात को सोने से पहले जोर से ये बोलने को कहते हैं, क्योंकि इसी टाइम सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इससे आपके माइंड की ऐसी कंडीशनिंग हो जाएगी कि आपके सामने लाख ऑब्स्टेकल आने के बाद भी आप बिना डिमोटिवेट हुए अपने गोल की तरफ बढ़ते रहेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने बायर को अपने क्लाइंट बना सकते हैं। दोस्तों, प्रोफेशन ऑफ सेलिंग में आपको 80% सेल उन बायर से होती है जो आपके प्रीवियस बायर्स होते हैं और 20% सेल्स होती है जो आप नए बायर से बनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आप एक बायर को अपना क्लाइंट कैसे बना सकते हैं, जिससे जब भी उस बायर की नॉलेज में आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई काम हो तो सबसे पहले आप ही का रेफरेंस दें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं शिव खेड़ा की लिखी यू कैन सेल की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है राहुल शौकीन ने। ऑथर बताते हैं कि इसकी एक सिंपल सी प्रोसेस है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि बायर को क्लाइंट बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके लिए शिव अपनी ही एक कहानी सुनाते हैं जिसमें वो पहली बार सिंगापुर गए थे। वहां उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर से एक टैक्सी हायर की और उसे डेस्टिनेशन पर ले जाने को कहा। डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर शिव ने टैक्सी के मीटर में $11 का बिल देखा और $11 टैक्सी ड्राइवर को दे दिए। टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें $1 वापस लौटा दिया, ये कहते हुए कि सर, मुझे इस डेस्टिनेशन का पता नहीं था, इसकी वजह से मैंने एक गलत टर्न ले लिया था, इसी वजह से मीटर में $11 आ रहे हैं, पर यहाँ तक कि $10 ही होते हैं। ऑथर को टैक्सी ड्राइवर की ये ईमानदारी देखकर बहुत खुशी हुई और ऑथर बताते हैं कि वो जब भी सिंगापुर जाते हैं तो उसी टैक्सी ड्राइवर को हायर करते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? अगर हुआ है तो जरूर हमारे साथ नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही हर प्रोफेशन में होता है जब भी बायर को उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलता है। यह है डिलाइट का मोमेंट, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज का मोमेंट। तो बायर बार बार लौट कर उसी प्रोफेशनल के पास आता है, यहाँ तक कि उस प्रोफेशनल को अपने रिलेटिव, फैमिली और फ्रेंड्स में भी रेफर करता है। ऐसे ही एक बायर एक प्रोफेशनल का क्लाइंट बन जाता है। ऐसा करने के लिए ऑथर कुछ टेक्निक शेयर करते हैं। उनका कहना है कि प्रोफेशन ऑफ सेलिंग में अपने बायर में सेल के बाद भी साल में कम से कम 6 बार जरूर कम्युनिकेट करें। ऐसा कम्युनिकेशन बायर के सबकॉन्शियस में आपके लिए एक पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट करता है। इस कम्युनिकेशन में आप उन्हें उनके बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी फेस्टिवल पर विश करना भी शामिल कर सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल न्यू अपडेट्स, न्यू प्रोडक्ट के बारे में भी बायर को एजुकेट करते रह सकते हैं। शिव इस बात पर भी जोर देते हैं कि प्रोफेशनल उनके पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी का ध्यान रखें। अदरवाइज प्रोफेशनल्स एक बायर के साथ साथ एक प्रीशियस क्लाइंट भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रोफेशनल सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही बायर से कम्युनिकेट ना करें, बल्कि उनके बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर उनसे कम्युनिकेशन करें। इसी को ध्यान में रखकर ऑथर एक बहुत ही सक्सेसफुल कार सेल्समैन जॉन के बारे में बताते हैं, जिनका एक पुराना क्लाइंट था जो बहुत टाइम बाद उनके शोरूम पर आया था। जॉन ने मुस्कुराते हुए उनका वार्म वेलकम करते हुए पूछा, अरे कहाँ थे आप? काफी दिनों बाद दिखाई दिए, कैसे हैं आप? क्लाइंट बताता है, मैं तो टाउन में ही था, कोई नई कार नहीं खरीदनी थी तो मैं आया नहीं। जॉन कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कार खरीदने के लिए आए, मैंने तो सोचा था कि हम फ्रेंड्स हैं। इट्स नाइस टू सी यू वंस इन अ व्हाइल। और दोस्तों, यही कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे एक बायर आपका क्लाइंट बन जाता है। ऑथर कहते हैं कि एक एफिशिएंट प्रोफेशनल वही होता है जो अपने कस्टमर को ऐसी सर्विस देता है कि कस्टमर अगर किसी कंपटीटर सेल्स पर्सन से डील करे तो उसे गिल्ट महसूस हो जाए। एक प्रोफेशनल सेल्समैन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे। हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको इस एपिसोड से क्या सीखने को मिला। आगे हम चर्चा करेंगे साइकोलॉजी पे, ऐसी बातों के बारे में जो आपको सेलिंग में चैंपियन बना देगी।
दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है बायर को आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए मोटिवेट करना। ऑथर कहते हैं कि ये काम आसान हो सकता है अगर बायर को साइकोलॉजिकली मोटिवेट किया जाए तो, क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी चीज सिर्फ दो वजह से बाय करता है, प्रॉफिट गेन करने के लिए या फिर लॉस से बचने के लिए। शिव मानते हैं कि कुछ सर्टेन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनका सही तरीके से यूज करने से एक प्रोफेशनल को पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि साइकोलॉजिकली हर इंसान अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं तो कुछ एक्सट्रोवर्ट, कुछ रिस्क टेकर होते हैं तो कुछ डिसीजन मेकर होते हैं, और कुछ लोग तो इन सब का कॉम्बिनेशन होते हैं। इन सब को हम दो तरीके से देख सकते हैं, थिंकर और फीलर्स। ऑथर ने थिंकर्स उन्हें कहा है जो अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने में, ऐसे ही फीलर्स उन्हें कहा है जो इमोशंस के बेस पर डिसीजन लेते हैं। श्योरली लॉजिक्स माइंड को ओपन कर सकते हैं, पर चेकबुक मोस्टली इमोशन से ओपन होती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि बायर के मोटिव को ध्यान में रखते हुए ही उसे बाय करने के लिए मोटिवेट किया जाए तो सेल क्लोज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ एनालॉजीज का यूज किया जाए तो पॉसिबिलिटीज और भी बढ़ जाती हैं। जैसे जब एक सेल्समैन कहता है कि वी आर लाइक द रोल्स रॉयस ऑफ दिस इंडस्ट्री, हम सब जानते हैं कि ऐसी बातें माइंड पर एक अलग तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हैं। शिव यहाँ पर राइट क्वेश्चनिंग पर भी जोर देकर कहते हैं कि राइट क्वेश्चनिंग भी कस्टमर को एक अलग ही तरीके से मोटिवेट करती है, जिसमें सेल्समैन कस्टमर से प्रोडक्ट बाइंग डिसीजन ना पूछकर ये पूछे कि आप किस कलर, साइज या वेरिएंट में बाय करेंगे। एक सेल्स प्रोफेशनल सेल्स क्लोज करने के और भी नजदीक पहुंच जाता है। ऐसा करने से सेल्स प्रोफेशनल आसानी से बायर का ध्यान एक ऑल्टरनेट चॉइस पर ले जाकर उसे मोटिवेट कर सकता है। जैसे सब इंसानों की आदत होती है कि हम कॉस्ट देखकर प्रोडक्ट लेते हैं, ना कि प्राइस देखकर। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम निकलता है, पर कॉस्ट यानी कि बायर प्रोडक्ट पर लाइफ टाइम में कितना खर्च करेगा, वहीं प्राइस यानी कि प्रोडक्ट लेने के लिए जो अमाउंट देना पड़ता है। जैसे हम कभी भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बाय करते हैं जिसका प्राइस तो कम हो पर मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो, क्योंकि एक कस्टमर हमेशा वही प्रोडक्ट बाय करेगा जिससे उसको ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा हो। इसी के साथ शिव एक छोटी बच्ची के बारे में बताते हैं कि वो हमेशा एक ही शॉप से चॉकलेट क्यों खरीदती। जब उस बच्ची की मम्मी ने उससे कारण पूछा तो उसने कहा कि शॉप पर चॉकलेट सेलर चॉकलेट मेजर करने के बाद भी मुझे एक्स्ट्रा चॉकलेट ऐड करके देता है, पर दूसरे शॉप वाले काफी बार तो चॉकलेट निकाल लेते हैं। जब बच्ची की मम्मी ने यह देखा कि दोनों शॉप ओनर सेम क्वांटिटी 1 किलोग्राम ही चॉकलेट दे रहे हैं, पर एक शॉप ओनर 1 किलोग्राम मेजर करते हुए चॉकलेट ऐड कर रहा है और दूसरा पहले मेजरमेंट टूल पर 1 किलोग्राम से ज्यादा चॉकलेट रख देता है, फिर उसे 1 किलोग्राम करने के लिए एक्स्ट्रा निकाल लेता है। ये सब देखकर बच्चे की साइकोलॉजी पर यह इंप्रेशन पड़ा कि एक शॉप ओनर उसे ज्यादा चॉकलेट दे रहा है और बच्ची उस शॉप से ही चॉकलेट लेने लग जाती है। देखा ना, एक छोटी सी विजुअल इल्यूजन ने कितना बड़ा इंप्रेशन, गहरा प्रभाव छोड़ा इस छोटी सी बच्ची पर। ऐसा ही होता है साथियों हमारे साथ आम जिंदगी में भी, हर दिन हर समय। ऑथर ये भी कहते हैं कि एक बेस्ट सेल्समैन को हमेशा कस्टमर को माइनर डिसीजन लेने में हेल्प करनी चाहिए। जैसे अगर कोई सेल्समैन क्लोथिंग लाइन में है तो वो कस्टमर को बोल सकता है कि ये शर्ट आप पर काफी जच रही है जनाब, आपके लिए इसे ब्लू में पैक करूँ या येलो में। इससे कस्टमर की साइकोलॉजी शर्ट बाय करने का डिसीजन ऑलरेडी ले चुकी होगी, अब बस उसे कलर चूज करना बचा है। इसके साथ साथ सेल्समैन को ये बातें ध्यान में समझनी चाहिए कि कब उसे सेल की क्लोजिंग करनी है और कब कस्टमर को किस तरीके से साइकोलॉजिकली मोटिवेट करना है। ये सब चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ एक सेल्स प्रोफेशनल में इवॉल्व होती हैं। हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी मुलाकात कभी क्या ऐसे सेल्स प्रोफेशनल से हुई है जिसने आपको साइकोलॉजिकली मोटिवेट किया हो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आगे हम चर्चा करेंगे कि जब एक कस्टमर प्रोडक्ट बाय करने जाता है तो ऐसा क्या है जो उसे मोटिवेट करता है प्रोडक्ट बाय करने के लिए। कैसे पता चलता है कि असल में कस्टमर चाहता क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करने जाता है तो कस्टमर आखिर चाहता क्या है, और कैसे एक सेल्स प्रोफेशनल कस्टमर के मन को मोह सकता है। हर सेल्स प्रोफेशनल को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि लोग हमेशा वो खरीदते हैं जो वो चाहते हैं, ना कि वो जो उनकी जरूरत है। और एक सेल्स प्रोफेशनल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कस्टमर के सामने वही परोसे जो उनकी चाहत और जरूरत का कॉम्बिनेशन हो। ऑथर बताते हैं कि बायर सिर्फ प्रोडक्ट बाय नहीं करता बल्कि बाय करता है क्वालिटी, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और रिस्पेक्ट। दो सेल्स प्रोफेशनल एक प्रोडक्ट एक ही कस्टमर को सेल करने के लिए मीटिंग करते हैं तो कस्टमर एक ही प्रोफेशनल से प्रोडक्ट बाय करेगा, वो भी उससे जिसके पास प्रोडक्ट की बेस्ट नॉलेज होगी, जिसकी बातों में पॉजिटिविटी, एम्पैथी और एंथुसियाज्म होगा, जो कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के बारे में ज्यादा ध्यान देगा ना कि अपने कमीशन पर, जिसके मैनर्स और वर्ड्स में सिंसियरिटी, कमिटमेंट, कर्टसी और रिस्पेक्ट होगी। क्योंकि अगर प्राइस की वजह से प्रोडक्ट बिकते होते
तो किसी कंपनी को सेल्समैन की जरूरत क्यों पड़ती? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कस्टमर $10 मिलियन की कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो उसकी सेफ्टी के लिए $1 मिलियन एक्स्ट्रा पे करने पे हिचकिचाएगा नहीं। इसके पीछे की वजह यह है कि सिर्फ 4 वर्ड्स, कमिटमेंट, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी, यही वो वजह होती है जो एक सेल्समैन को प्रोफेशनल सेल्समैन बना देती है। कोई भी कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो वो 3 टाइम्स ऑब्जर्व करता है कि कंपनी की सर्विसेज और प्रोडक्ट कैसी हैं। फर्स्ट, जब वो प्रोडक्ट बाय करने जाता है तो वहां कस्टमर ऑब्जर्व करता है कि कंपनी के लोग मेरे साथ बिहेव कैसा कर रहे थे। सेकेंड टाइम, जब प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है तब प्रोडक्ट कैसे इंस्टॉल हुए और डिलीवरी की सर्विसेज कैसी थी। और थर्ड टाइम, जब कस्टमर ऑब्जर्व करता है कि पोस्ट सेल सर्विसेज कैसी थी। जब प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आए तो सामने वाले ने कैसा रिएक्ट किया। साथियों, काफी बार कस्टमर ऑब्जेक्शंस उठाता है प्रोडक्ट पर या कंपनी पर। ऐसे में ऑथर कहते हैं कि एक वेल प्रिपेयर्ड सेल्स प्रोफेशनल के लिए हर ऑब्जेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, और यही से ही तो एक प्रोफेशनल सेल्समैन का रियल सेलिंग स्टार्ट होता है। क्योंकि जब भी कोई कस्टमर एक सेल्समैन को बोलता है कि मैं तुम्हारे प्रोडक्ट या कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यही टाइम होता है जब एक सेल्समैन सेलिंग के प्रिंसिपल्स को टेस्ट कर सकता है। शिव बताते हैं कि एक सेल्समैन आसानी से ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकता है विद सम स्टेप्स, जैसे कंफर्म द स्टेप्स, एम्पैथाइज एंड अटेस्ट। ऑथर बताते हैं कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सेल्स प्रोफेशनल्स को यह ध्यान रखना होगा कि कस्टमर को सर्व करके हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, यह हमारी ड्यूटी है। और ये भी कि किसी भी सिचुएशन में कस्टमर की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए कंपनी अच्छे सेल्समैन में इन्वेस्ट करती है ताकि उनके कस्टमर्स को विद रिस्पेक्ट ट्रीट किया जा सके, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस बात को शिव भी कहते हैं कि आप फर्स्ट इंप्रेशन दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते दोस्तों। सेल्स प्रोफेशनल को इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा काम बायर्स की नीड और वांट्स को पहचान कर उन्हें फुलफिल करना है। इसके साथ साथ शिव इस बात पर भी जोर देकर कहते हैं कि एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करने की कंपेयर में न्यू कस्टमर बनाने में 6x ज्यादा एक्सपेंसेस लग जाते हैं। जब भी आपका कोई कस्टमर डिससेटिस्फाइड होता है तो एक बार अपने आप से पूछिए कि इस बार मैंने कहां पर कमी की। इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगली बार ऐसी गलती ना हो। ऑथर कहते हैं कि एक प्रोफेशनल को ये बात हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि एक कस्टमर कंपनी के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना कि एक शेयर होल्डर। बिना कस्टमर के कोई बिजनेस नहीं होता। कस्टमर ही है जिनकी वजह से सेल्स प्रोफेशनल को सैलरीज मिलती है। इसलिए हर इंडिविजुअल कस्टमर डिजर्व्स इंडिविजुअल अटेंशन, रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस। आप सभी की दोस्तों कभी ना कभी तो किसी सेल्समैन से कॉन्वर्सेशन जरूर हुई होगी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस कॉन्वर्सेशन का, ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आगे हम चर्चा करेंगे बायर से अप्रोच से लेकर उसे कस्टमर बनाने तक के सफर की। क्या कभी आपने सोचा है कि एक सेल्स प्रोफेशनल्स का एक पोटेंशियल बायर को कस्टमर बनाने का सफर कैसे तय करना चाहिए और कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स उसके रास्ते में आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करता है एक अच्छा सेल्समैन? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं शिव खेड़ा की लिखी यू कैन सेल, जिसे अडैप्ट किया है राहुल चौकी ने। एक सेल्समैन किसी भी बायर को अपना कस्टमर बना सकता है अपनी स्किल्स और नॉलेज से। इस बात में कोई दो राय नहीं है। शिव का कहना है कि सेलिंग प्रोसेस में बदलते टाइम के साथ काफी चेंज आया है। पहले सेल्स क्लोज करने पर ज्यादा फोकस किया जाता था, अब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और ये सही भी है बिजनेस के नजरिए से। साथियों, किसी भी बायर को कस्टमर बनाने के लिए एक सेल्समैन को बहुत सारी ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना पड़ता है। उसे बायर के हर डाउट को रिजॉल्व और हर क्वेरी को आंसर करना पड़ता है। ऑथर बताते हैं कि इसमें सबसे अहम भूमिका सेल्समैन के नॉलेज, एटीट्यूड और कमिटमेंट की होती है। अपनी नॉलेज के बेस पर सेल्समैन बायर को अपने प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में बताता है। उसकी कंपनी का मोटो क्या है, विजन क्या है और कंपनी की पॉलिसीज कैसे काम करती है। पर सिर्फ इतना कर देने से एक पोटेंशियल बायर एक कस्टमर नहीं बन जाता। उसे कस्टमर बनाने के लिए सेल्समैन का एटीट्यूड उस पोटेंशियल बायर के लिए और भी जरूरी होता है कि सेल्समैन कैसे बायर के डाउट रिजॉल्व करता है। अगर बायर के साथ मीटिंग है तो मीटिंग में कैसे रिस्पॉन्स करता है, बायर्स की कॉल्स का कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और मीटिंग में टाइम पर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। ये भी फैक्टर एक बायर को कस्टमर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, एक बायर कभी भी प्रोडक्ट फीचर्स देखकर नहीं बल्कि बेनिफिट्स देखकर लेता है, यानी कि उसे क्या मिल रहा है, उसका क्या फायदा है, फिर वो चाहे कुछ भी कर रहा हो। ऑथर बताते हैं कि सेल्समैन में हुनर होना चाहिए कि वो फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट करके कस्टमर को एजुकेट कर सके। जैसे अगर एक कस्टमर ट्राउजर लेने जा रहा है तो उसे उसके बेनिफिट्स चाहिए, उसे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि कौन सा मटेरियल है और कहाँ का। तो ये सेल्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कस्टमर को ट्राउजर के फीचर्स को बेनिफिट्स में ट्रांसलेट करके बताए कि सर ये रिंकल फ्री ट्राउजर है, यानी कि सिकुड़न नहीं आएगी, आप कभी भी इसको पहन के किसी भी तरीके से उठा के ले जा सकते हैं, आपको बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इससे कस्टमर को क्या लगेगा कि अरे हाँ, मैं तो ट्रैवलर हूँ, मेरे लिए कितनी काम की चीज़ है, मुझे बार बार आयरनिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, खराब नहीं दिखेगा मेरा पैंट। जिसके ट्राउजर पर शाम होते होते रिंकल्स आ जाते हैं, वो बिना मटेरियल जाने ट्राउजर ले लेगा। क्योंकि बायर दो ही वजह से कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, प्रॉफिट गेन करने के लिए या लॉस को अवॉइड करने के लिए या फिर प्लेजर गेन करने के लिए। ऑथर कहते हैं कि उन्हीं दो रीजंस को अलग अलग करके लाइक इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड, सेविंग, स्टेटस, शिव ये भी बताते हैं कि एक आइडियल सेल्समैन हमेशा अपने बायर के बारे में या बायर की कंपनी के बारे में रिसर्च करता है। प्रोफेशनल अपने आप को प्रिपेयर करता है, प्री प्लान करता है, अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करता है और हर पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखता है जिससे बायर की क्वेरी का रिस्पॉन्स करने के बाद उसे ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि जब तैयारी मौके से मिल जाती है तो जीत की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ ऑथर हर सेल्स प्रोफेशनल को एक प्रिंसिपल फॉलो करने की जोर देते हैं। इस प्रिंसिपल का नाम है आइडा, यानी कि AIDA प्रिंसिपल। A स्टैंड्स फॉर गेनिंग बायर्स अटेंशन, क्योंकि विदाउट अटेंशन बायर की नीड को बाहर लाना आसान नहीं होगा। प्रोफेशनल अपने स्किल से कस्टमर की अटेंशन को गेन करता है जिससे कस्टमर से एक्टिव कम्युनिकेशन किया जा सके। आई मीन्स बायर का इंटरेस्ट बाहर लाना, जिससे उसकी नीड्स का पता चले। सेल्समैन अपनी स्किल से कस्टमर से कम्युनिकेट करके कस्टमर का इंटरेस्ट समझने की कोशिश करता है। D स्टैंड्स फॉर बायर के माइंड में बाय करने के लिए डिजायर जनरेट करना। जैसे कि प्रोफेशनल को कस्टमर के इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, अब प्रोफेशनल कस्टमर को प्रोडक्ट के बेनिफिट शेयर करता है ताकि कस्टमर के माइंड में उसे बाय करने के लिए डिजायर जनरेट हो। और आखिरी A का मतलब है मेक द डील विद द डायर बाय टेकिंग एक्शन। शिव का मानना है कि इस प्रिंसिपल को सही यूज करने से मोस्ट ऑफ द बायर रेडी हो जाएंगे डील साइन करने के लिए। बट अगर इफ द बायर स्टिल नॉट मोटिवेटेड टू बी द कस्टमर, ऐसी सिचुएशन में ऑथर एडवाइस करते हैं सेल्समैन को कि बायर को ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए, उसे सोचने का टाइम देके उससे फॉलो अप के लिए रख लेना चाहिए। साथियों, जब एक पोटेंशियल बायर एक कस्टमर बन जाता है, इससे सेल्समैन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि आप कैसे पहचानें कि एक पोटेंशियल कस्टमर कौन हो सकता है। प्रोफेशन ऑफ सेलिंग में जितना जरूरी नए कस्टमर से अप्रोच करना है, उतना ही जरूरी पुराने कस्टमर से कम्युनिकेट करना है। एक सेल्स प्रोफेशनल के पुराने कस्टमर उसके लिए एक तरह से ट्रेजर का काम करते हैं, क्योंकि वहीं से उसे पोटेंशियल बायर्स का रेफरेंस मिलता है जो टाइम टू टाइम उसे रेफरल्स का खजाना देते रहते हैं। अब ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कोई पर्सन एक पोटेंशियल बायर है या नहीं? ऑथर कहते हैं कि ऑलवेज चेक दीज 3 थिंग्स। एक सेल्स प्रोफेशनल को ये ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या उसको आपके प्रोडक्ट की नीड है या नहीं, क्या पर्सन के पास अथॉरिटी और पैसा है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या नहीं। जैसे कि आपके ये तीनों चीजें मैच हों, यू गॉट द कस्टमर। और फिर प्रोफेशनल को उसे अप्रोच करना चाहिए। इसके साथ साथ सेल्समैन को अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही कस्टमर सर्च करने होते हैं। ऑथर कहते हैं कि ऐसा करने में बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिनमें से सबसे बेस्ट है एग्जिस्टिंग कस्टमर से रेफरल लेना। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर सेल्स प्रोफेशनल को उसी की इंडस्ट्री से रिलेटेड पोटेंशियल बायर प्रोवाइड करेंगे और एग्जिस्टिंग कस्टमर का ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो रखा है। रेफरल्स मिलने के बाद में उन्हें सही तरीके से अप्रोच करना भी जरूरी है। इसके लिए शिव बताते हैं कि सेल्स प्रोफेशनल की ओपनिंग स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे कस्टमर का ध्यान प्रोफेशनल पर आ जाए। सेकंड थिंग, स्टेटमेंट में कस्टमर के बेनिफिट का भी जिक्र हो। तीसरी और सबसे जरूरी बात है स्टेटमेंट पॉइंट टू पॉइंट हो। इसके अलावा कस्टमर से टाइम पर मीटिंग हो और टाइम पर उसके क्वेरीज का रिस्पॉन्स करना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी सेल करना है। ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि सेल्स प्रोफेशनल की अप्रोच बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रहे कि जरूरी नहीं कि कस्टमर कोई जीनियस हो या साइंटिस्ट हो, और ये भी जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो। तो अप्रोच इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि बहुत ही सरलता से हर किसी से समझ में आ जाए। इसके साथ साथ ऑथर एक नेचुरल मार्केट के बारे में बताते हैं जिसमें सेल्स प्रोफेशनल अपने रिलेटिव, फैमिली और फ्रेंड से भी अप्रोच कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो लोग भी वो प्रोडक्ट बाय कर रहे होंगे जिसमें सेल्स प्रोफेशनल डील करता है। और साथियों, हम सोशल मीडिया के युग में हैं। सोशल मीडिया पर हर इंडस्ट्री के कस्टमर सेल्स प्रोफेशनल को मिल जाते हैं। जरूरत है तो बस उन्हें अप्रोच करने की। आपने अपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, हर इंडस्ट्री की सर्विसेज को आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो बैंक से लेकर फूड डिलीवरी तक ही क्यों ना हो। तो प्रोफेशन ऑफ सेलिंग के गोल्स को अचीव करने के लिए क्यों ना सोशल मीडिया पर कस्टमर को अप्रोच किया जाए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि सेल्स प्रोफेशनल कम एफर्ट और टाइम में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से कम्युनिकेट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सेल्स को क्लोज कर पाएंगे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आगे हम चर्चा करेंगे कि प्रोफेशनल सेल्समैन एक कॉल से या एक ईमेल से कैसे कस्टमर को बाय करने के लिए मोटिवेट करता है।
दोस्तों शिव शेयर करते हैं, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो उन्हें कस्टमर के साथ कॉल पर या फेस टू फेस मीटिंग करनी पड़ती थी, या फिर कस्टमर को लेटर लिखना पड़ता था, जिसमें जाहिर सी बात है बहुत टाइम कंज्यूम होता था। पर अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बिना कहीं जाए भी आप कस्टमर के साथ फेस कैम से मीटिंग कर सकते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि कॉल पर भी कस्टमर की अटेंशन ग्रैब की जा सकती है, बशर्ते सेल्स प्रोफेशनल को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अपने एक्सपीरियंस से ऑथर ये भी बताते हैं कि कॉल से कस्टमर से बात करते हुए फ्रेंडली टोन का यूज करना बेहद जरूरी है, ताकि कस्टमर के सबकॉन्शियस में सेल्समैन या कंपनी के बारे में गलत इंप्रेशन ना जाए। क्योंकि जब एक सेल्स पर्सन फर्स्ट टाइम कस्टमर से कॉल करके बात कर रहा होता है, उस टाइम वो पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे सेल्समैन देखे हैं जो रिजेक्ट होने के डर से पोटेंशियल बायर को मिस कर देते हैं। और ये बात सच है, क्योंकि लगभग 50% सेल्स पीपल क्विट कर देते हैं पहली रिजेक्शन के बाद, वहीं 60% सेल्समैन क्विट कर देते हैं दूसरे रिजेक्शन के बाद, और 70% प्रोफेशनल्स क्विट कर देते हैं थर्ड रिजेक्शन के बाद, 80% हार मान लेते हैं चौथे रिजेक्शन के बाद। और यही तो सीक्रेट है कि सिर्फ 20% सेल्स पीपल ही कोशिश करते हैं फोर्थ रिजेक्शन के बाद, एंड द ट्रूथ इज 80% सेल्स जो होती है वो फिफ्थ अटेम्प्ट में होती है। इसीलिए 20% सेल्स पीपल 80% सेल्स करते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो एक सेल्स प्रोफेशनल की मेंटल टफनेस का टेस्ट होता है। जब वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, फिर से अपने आप को संभालता है और फिर कोशिश करता है, जब तक वो उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो जाता, क्योंकि इट टेक्स करेज एंड कमिटमेंट टू फेस द रिजेक्शन। शिव कहते हैं नो कॉल्स इक्वल्स टू नो सेल्स। ऑथर कहते हैं जब भी कोई सेल्स प्रोफेशनल कॉल करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्रेटरी फोन पिक करते हैं, और सेक्रेटरी डिसीजन मेकर नहीं होते, तो उन्हें बाईपास करने के लिए सेल्स प्रोफेशनल यूज वर्ड्स व्हिच मेक सेक्रेटरी फील कि ये एक इंपॉर्टेंट कॉल है। शिव इस बात की भी हिदायत देते हैं कि झूठ का यूज ना करें, इससे वो अपनी ऑथेंटिसिटी और एक पोटेंशियल बायर खो सकते हैं। सेक्रेटरी से बात करते हुए सेल्समैन कुछ बातों का ध्यान रखें। ओपनिंग स्टेटमेंट प्रोडक्टिव होना चाहिए। कॉल पर कोई भी फेक प्रॉमिस ना करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेसिकली सेक्रेटरी की जॉब का पर्पस ही है बॉस की प्रोडक्टिविटी हैम्पर ना हो और नॉन प्रोडक्टिव टास्क वही हैंडल करें। साथ साथ सेल्स प्रोफेशनल इस बात का भी ध्यान रखें कि बॉस से बात करते हुए परमिशन लें कि क्या यही सही टाइम है उनसे बात करने का। अगर बॉस नहीं कहते हैं तो पोलाइट वे में बॉस से एक टाइम पूछे जिस टाइम वो अवेलेबल हो कॉन्वर्सेशन के लिए, और अगर बॉस हाँ कहते हैं तो उनके साथ डिटेल शेयर करें। इसी के साथ शिव ईमेल के लिए हिदायत देते हैं कि ईमेल में बेनिफिट स्टेटमेंट्स पर फोकस रखें। ऑलवेज गो विद द लॉजिकल सीक्वेंस। राइट द सेंटेंस ब्रीफ, शॉर्ट and clear. Give them the strong reason to talk to you. Don't make fake promises to close the sale. Also add the brochure to the attachment. Always close the email with a call to action. शिव बताते हैं कि ऐसी कुछ बातों का ध्यान में रखते हुए एक सेल्समैन आसानी से कस्टमर को बाय करने के लिए या मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट्स करने के लिए मना सकता है। पर साथियों, हम सभी के पास कभी ना कभी किसी न किसी सेल्समैन की कॉल एंड ईमेल जरूर आती है। आप ऐसी कॉल और ईमेल को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या यह आपको अनर्व कर देती हैं, इरिटेट कर देती हैं? जैसा भी फील होता है नीचे कमेंट करके बताइए। आगे हम चर्चा करेंगे कि प्रोफेशन ऑफ सेलिंग में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्योंकि कैसे पूछना भी उतना ही जरूरी है जितना क्या पूछा गया है। साथियों, प्रोफेशन ऑफ सेलिंग में क्वेश्चन पूछने की कला एक सेल्स प्रोफेशनल को आनी बहुत जरूरी है। सेल्स प्रोफेशनल को कैसे पूछना है ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि क्या पूछना है। ऑथर कहते हैं अगर सही क्वेश्चन भी गलत तरीके से पूछा तो सेल्समैन को एक पोटेंशियल बायर का लॉस हो जाता है। एक सेल्समैन को हर क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से पूछना पड़ता है, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना एक इंपॉर्टेंस है, अपना एक सीक्वेंस है और तरीका है पूछने का। क्योंकि अगर सेल्समैन ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो कि कस्टमर को इरिटेट कर गया, तो ये बात सिर्फ सेल्समैन की रेपुटेशन पर नहीं बल्कि कंपनी की रेपुटेशन पर भी आ जाएगी। जब एक सेल्समैन कस्टमर से मीटिंग कर रहा होता है या कॉल पर बात कर रहा होता है, उस टाइम सेल्समैन कस्टमर के लिए कंपनी का फेस होता है। बेसिकली क्वेश्चन दो ही टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन जिनका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता, वहीं दूसरी तरफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जिनका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन पूछने से होगा क्या? तो मित्रों, सही क्वेश्चंस करेक्ट सीक्वेंस में और सही तरीके से पूछने से एक सेल्स प्रोफेशनल अपने सेल क्लोज करने के चांसेस को बढ़ा सकता है और फेल होने के चांसेस को कम कर सकता है। बायर की नीड को समझ सकता है, बायर के डाउट को क्लियर कर सकता है और इवेंचुअली बायर को बाय करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि सेल्स पर्सन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पहले कस्टमर से परमिशन ले क्वेश्चंस पूछने की, अदरवाइज द एंटायर कॉन्वर्सेशन वुड बी टर्न इनटू एन इंट्रोगेशन और कस्टमर भी ऑफेंडेड फील करेगा। प्रोफेशनल को हमेशा पोलाइट और कर्टियस टोन में ही क्वेश्चन पूछने चाहिए।
और ये सिचुएशन हमारे साथ भी होती है काफ़ी बार। हम जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो सेल्समैन के अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस और रूड बिहेवियर की वजह से हम किसी दूसरे शोरूम या शॉप पर चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। क्या आपने कभी ऐसा फील किया? क्योंकि सेल्समैन का क्वेश्चंस पूछने का पर्पस होता है कस्टमर की नीड्स और वांट्स को अंडरस्टैंड करके उसे फुलफिल करना चाहिए, मगर कभी कभी इसका ऑपोजिट ही हो जाता है। शिव कहते हैं कि एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल हमेशा अपने कस्टमर को ऑब्जर्व करता है ताकि जैसे ही फील हो कि कस्टमर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो अपोलोजाइज करे कस्टमर को। सेल्स प्रोफेशनल को ऐसे क्वेश्चन पूछने होते हैं जैसे प्रोडक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रोडक्ट की राय जानने के लिए, क्या यही आपकी बात का मीनिंग बताए, कंफर्मेशन के लिए। साथ ही साथ सेल्स प्रोफेशनल को कस्टमर को बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत से राज बताती है जो नॉन वर्बल होते हैं। अगर कस्टमर किसी शोरूम या शॉप में एंटर होता है, एक अच्छे सेल्समैन को 10 से 20 सेकंड वेट करके कस्टमर को अप्रोच करना चाहिए ताकि कस्टमर अपने आप को कंफर्टेबल कर सके और फिर एक फ्रेंडली और पोलाइट टोन में ग्रीटिंग और कस्टमर को वेलकम करना और कस्टमर से राइट क्वेश्चनिंग इन राइट वे करने से सेल क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। शिव मानते हैं कि हमेशा कोशिश करें कि आपका कस्टमर आपके साइड में बैठा हो, ना कि सामने। जब आप ये सोचेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जब आप किसी के सामने बैठे होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्ट्स एज कन्फ्लिक्टिंग और कन्फ्रंटेशनल, पर वहीं पर जब आप कस्टमर के साइड में बैठे होते हैं तो वो माइंड थिंक्स वी आर फ्रॉम सेम टीम, और यही छोटी सी बात बहुत बार डिफरेंस क्रिएट कर देती है। इसलिए बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स ने राउंड टेबल यूज करना शुरू कर दिया, और एक सेल्स प्रोफेशनल की एक्सीलेंस और क्वालिटी रिजल्ट है लगातार टेस्टिंग और ट्रेनिंग का। ऑथर इस बात पर बहुत तवज्जो देते हैं कि जिस सेल्स प्रोफेशनल को राइट क्वेश्चनिंग इन राइट मैनर और इन करेक्ट सीक्वेंस आ जाएगी, वो दुनिया में किसी को कुछ भी सेल कर सकता है। आगे हम चर्चा करेंगे लिसनिंग कैसे प्रोफेशनल सेलिंग में कस्टमर पर इम्पैक्ट डालती है। ऐसा क्या है एक्टिव लिसनिंग में जो हर जगह इसे इतनी तवज्जो दी जा रही है, और कैसे एक्टिव लिसनिंग एक प्रोफेशनल को बाकियों से आगे कर देती है? साथियों, एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी स्किल है, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, एक्टिव लिसनिंग आपको बाकियों से 2 कदम आगे रखेगी। और प्रोफेशन ऑफ सेलिंग में एक्टिव लिसनिंग के बिना सक्सेसफुल होना बिल्कुल नियर इम्पॉसिबल है। फिर चाहे कोई सेल्स प्रोफेशनल के पास कितना भी टैलेंट और स्किल्स क्यों ना हो, कम्युनिकेशन में 2% शामिल होते हैं, एक स्पीकर और एक लिसनर। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिसनर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक केयरिंग करने वाले नेचर दिखाता है और ये दूसरे पर्सन को इंपॉर्टेंट महसूस कराता है। एक्टिव लिसनिंग सेल्स प्रोफेशनल को क्लू देता है बायर की मोटिव्स के बारे में। देखा जाए तो लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। ऑथर कहते हैं बिना एक्टिव लिसनिंग के एक सेल्स प्रोफेशनल के लिए सेल्स करना बहुत ही मुश्किल हो, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग यानी कि आप कस्टमर की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनकर समझकर तब उसे रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग के साथ ही साथ कस्टमर और सेल्स प्रोफेशनल के बीच के बैरियर को भी तोड़ने में मदद करती है। शिव का मानना है कि एक्टिव लिसनिंग कस्टमर को यह रियलाइज कराती है कि सेल्स प्रोफेशनल सच में उसकी बात को समझ रहा है। इसके साथ साथ सेल्समैन को भी कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प हो जाती है। एक्टिव लिसनिंग करते टाइम सेल्समैन को कस्टमर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखने की सलाह दी जाती है, और इस बात का भी ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि कस्टमर अनकंफर्टेबल फील ना करे। जाने अनजाने में एक्टिव लिसनिंग से सेल्समैन को कस्टमर के बाइंग मोटिव्स का आइडिया हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि सेल्समैन को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि प्रोफेशनल कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करते हुए कम बोले और कस्टमर को ज्यादा बोलने का मौका दे। सेल्समैन को कस्टमर को एक्टिव होकर कस्टमर की नीड्स और वांट के बारे में समझना चाहिए। काफी बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर को एक ही बात बार बार रिपीट करनी पड़ती है, पर सेल्समैन कस्टमर को समझ नहीं पाता। शिव बताते हैं कि काफी सारे सेल्समैन कस्टमर से कम्युनिकेट करते हुए पेन या पेपर वेट से खेलते रहते हैं, जिसका कस्टमर पर इंप्रेशन बहुत ही गंदा पड़ता है। साथ ही कंपनी की इमेज पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि लोग लगता है कि सामने वाला तो मुझे हैंडल करने में सीरियस ही नहीं। तो दोस्तों, कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे सेल्समैन समझ ही नहीं पाते कि जाने अनजाने में वो खुद कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर दे रहे हैं, फिर वो चाहे फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और ईगो ही क्यों ना हो। शिव इस बात के बारे में कहते हैं कि सेल्समैन को हमेशा कस्टमर के बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज को समझ कर ही कम्युनिकेशन को बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, काफी सारे सेल्समैन ऐसे भी होते हैं जो कस्टमर को बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन शेयर करने लग जाते हैं, क्योंकि कस्टमर को सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है जिससे उसकी नीड्स फुलफिल हो जाए। बाकी की टेक्निकल थिंग्स कस्टमर को बोर करने लग जाती है। ऑथर सेल्स प्रोफेशनल्स को ये हिदायत देते हैं
कि कस्टमर के साथ मीटिंग करते हुए रिक्वायर्ड पॉइंट्स को नोट कर लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई भी कम्युनिकेशन एरर ना रहे, जिससे कस्टमर के एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे हम चर्चा करेंगे कि कस्टमर के वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को कैसे पहचाने सेल्स को क्लोज करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि कस्टमर काफी बार नॉन वर्बल साइंस शो करता है प्रोडक्ट को बाय करने से पहले? वो सिग्नल्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं शिव खेड़ा की लिखी यू कैन सेल की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है राहुल शौकीन ने। सेल्समैन को इंटेलिजेंटली सेल्स करनी है तो इन सिग्नल्स के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सेल्समैन को अपने वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स को भी ऐसे ही रखना होता है जिससे कस्टमर बाय करने के लिए मोटिवेट हो। शिव कहते हैं कि कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जिनका ध्यान सेल्समैन रखे तो सेल क्लोजिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कस्टमर के साथ कंफर्टेबल आई कांटेक्ट, सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर शुड बी स्ट्रेट, बॉडी मूवमेंट शुड बी कॉन्फिडेंट, अवॉइड डूडलिंग और यॉर्निंग जेस्चर, फ्रेंडली टोन हो जब कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हो, ओवरऑल ग्रूमिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ऑथर कहते हैं कि सेल्समैन को कुछ वेग वर्ड्स पर यूज नहीं करने चाहिए, जैसे ऑलमोस्ट ऑलवेज, समटाइम्स, रेगुलरली। इनकी जगह सेल्समैन को टेस्टेड, इंपॉर्टेंट, स्पेशल जैसे पावर वर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए। और जब डील क्लोज करने के टाइम कस्टमर के सामने बाय सेल की जगह ओन ओनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट की जगह पेपर वर्क एंड सबसे जरूरी पेमेंट कॉस्ट मनी की जगह इन्वेस्टमेंट वर्ड्स का यूज करने से सेल क्लोज होने के चांसेस काफी बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी कस्टमर के वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल को भी सेल्स प्रोफेशनल को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, जिसे शिव कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिग्नल्स पर। पॉजिटिव सिग्नल्स: कैन आई पे मंथली, हाउ मच विल इट कॉस्ट, कैन आई ट्राई इट वन मोर टाइम, मुझे कब तक इसकी डिलीवरी मिल जाएगी, क्या आप मुझे एक बार और डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। ऐसे वर्बल सिग्नल्स कस्टमर के इंटरेस्ट के शो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आई वांट टू थिंक इट ओवर, आई एम श्योर योर प्राइस विल बी द सेम अ ईयर फ्रॉम नाउ, ऐसे वर्बल सिग्नल्स कस्टमर के इंटरेस्टेड ना होने की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे टाइम पर सेल्समैन, इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक आई सीक फॉरगिवनेस, ऐसे वर्ड्स का यूज करके कस्टमर को फिर से परचेज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। एक सेल्स दोस्तों, सेल्समैन के लिए हर कॉल एक अपॉर्चुनिटी होती है और सेल को कब क्लोज करना है ये जानना बहुत हुनर का काम है, क्योंकि ये बिल्कुल केक बनाने जैसा ही है कि जल्दी कर दी तो केक बेक नहीं होगा और लेट कर दिया तो केक ओवर बेक हो जाएगा, जल जाएगा। ऑथर बताते हैं कि अगर सेल्समैन के पास वो प्रोडक्ट नहीं है जो कस्टमर डिमांड कर रहा है तो उसे डायरेक्ट ना कहने के बजाय उसे ये बोला जा सकता है कि सर अभी ये प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में नहीं है, पर हमारे बिजनेस पार्टनर के पास अवेलेबल हो सकता है। यहाँ पर सेल्स प्रोफेशनल को झूठ बोलने से खुद को बचाना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो सेल्समैन कस्टमर को उस प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट कर सकता है जो उसकी इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। यहीं पर ऑथर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि उनके ऑफिस में एक बार एक पर्सन का कॉल आया, उसे हमारी बुक नहीं मिल रही थी। सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कहा कि आप अपने आसपास के बुक स्टोर में देख लीजिए, वहां मिल जाएगी, क्योंकि ये एक बेस्ट सेलर बुक है। और कस्टमर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सिर्फ कहते हैं यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव ने ये भी नहीं पूछा कि उनका नाम या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो बात कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम वहां हो रही बुक्स की कमी को पूरा कर सकते थे। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसे उस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मिस कर दिया। दोस्तों, इसके साथ साथ एक सेल्समैन को नेगोशिएशन करने की भी अच्छी स्किल डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि कस्टमर सेल्समैन के कोट किए हुए कोटेशन पर ही अग्री हो जाए। और सेल्समैन को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि नेगोशिएशन में दोनों की सिचुएशन विन विन की हो। ना तो कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि उससे ज्यादा पे कर दिया है, ना ही सेल्समैन को ये फील होना चाहिए कि उसने बहुत कम में प्रोडक्ट सेल कर दिया। ऑथर बताते हैं कि वो एक बार नाइजीरिया गए हुए थे एक प्रोग्राम के लिए। वहां पर ऑथर मार्केट में हैंडक्राफ्ट लेने गए थे, तो उनके गाइड ने उन्हें कहा कि अगर आपको कुछ लेना हो तो मुझे बता दीजिएगा। तभी उन्हें एक प्रोडक्ट पसंद आ जाता है। जो वेंडर से प्राइस पूछते हैं तो $100 पता चलता है, तो शिव वेंडर के साथ निगोशिएट करते हैं और इवेंचुअली वेंडर उन्हें $30 में सेल कर देता है। यहाँ पर विन लूज की सिचुएशन क्रिएट हुई, जिससे बायर को तो प्रॉफिट हुआ बट सेल्समैन को लॉस हो गया। सेल्समैन को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि बायर से नेगोशिएट करते करते खुद को लॉस ना हो। दोस्तों, क्या आपने भी कभी बार्गेन किया है? अगर हाँ तो कितने की प्रोडक्ट कितने में लेके आए, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा। कुछ लोग होते हैं ना अपने घर में कोई आंटी, मौसी या बुआ जी जो बार्गेनिंग में एक्सपर्ट होती हैं, मतलब वो किसी से भी डिस्काउंट करवा ही लेंगे। शिव बताते हैं कि बार्गेन करने के भी कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले ऑब्जर्व द वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स ऑफ द अदर पार्टी।
हमेशा रूड या लाउड बिहेवियर को अवॉइड करिए। आई कांटेक्ट मेंटेन रखिए जो कि कॉन्फिडेंस शो करता है। स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक। किसी दूसरे को ब्लेम करने से बचिए। एक्सेप्ट करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टिप्स आपको बार्गेन की बैटल जीतने में हेल्प करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे कि सेल्स की क्लोजिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, क्लोजिंग किसी भी सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। एक सेल्समैन को बहुत ध्यान से ये ऑब्जर्व करना होता है कि कब क्लोजिंग करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दी और लेट करने पर सेल नहीं हो पाती है। सभी कंपनीज क्लोजिंग के पैसे देती है, ना कि प्रेजेंटेशन के और कस्टमर से मीटिंग करने के। एक सेल्समैन ये मेक श्योर करता है कि उसका हर वर्बल और नॉन वर्बल एक्शन उसे क्लोजिंग के और करीब लेकर जाए, ना कि दूर। ऑथर बताते हैं कि जब मैं लाइफ इंश्योरेंस सेल करता था तो एक कस्टमर ने पूछा मुझसे कि मुझे इंश्योरेंस क्यों चाहिए, मैं तो फिट हूँ। पर उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि अगर वो अच्छी हेल्थ में नहीं होंगे तो उन्हें लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, और यही बेस्ट टाइम है बाय करने का। ऑथर क्लोजिंग के डिफरेंट तरीके शेयर करते हैं, जिसमें से एक है ट्रायल क्लोजिंग। इसमें सेल्समैन कस्टमर को चॉइस ऑफर करता है 2 प्रोडक्ट में से एक बाय करने की, बजाय इसके कि कस्टमर खुद चूज करे उसे बाय करना है या नहीं। फिर शिव बताते हैं अगली टेक्निक है अज्यूम्ड कंसेंट क्लोजिंग, जिसमें सेल्समैन कस्टमर से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अगर कस्टमर सेल्समैन के क्वेश्चन के आंसर दे रहा है तो सेल्समैन कंफर्म करता है कि लेट्स डू द पेपर वर्क। साथियों, इन्हीं में से एक है रिवर्स क्लोजिंग, जिसमें प्रोफेशनल कस्टमर से क्वेश्चन करता है नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, और हर आंसर के बाद वो पॉजिटिव के और करीब आता जाता है। ज़्यादातर सेल्समैन तो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि वो अपने प्रोडक्ट को इन्फॉर्मेशन से भरे बैग के साथ ले जाते हैं। ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी को खत्म कर देती हैं और सर्विसेज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। एक प्रोफेशनल जानता है कि किसी को प्रोडक्ट कैसे बेचना है या किसी सर्विसेज को प्रॉफिट में कैसे बदलना है। ऑथर एक और क्लोजिंग का जिक्र करते हैं जिसका नाम है हाई प्रेशर क्लोजिंग। बहुत सारे सेल्स के प्रोफेशनल्स उसे हाई प्रेशर टैक्टिक्स टू साइन द डील एंड क्लोज द सेल। बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल उसे एक लेजिट सेल नहीं मानते क्योंकि कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सेल। दोस्तों, एक और तरीके की क्लोजिंग होती है जिसका नाम है पॉइंटेड क्लोजिंग। इसमें सेल्स प्रोफेशनल कस्टमर की हेल्प करता है डिसीजन लेने में। सेल्समैन कस्टमर को बताते हैं कि प्रोडक्ट आपकी नीड्स फुलफिल करता है और आपके बजट में ही आता है। आप चाहे तो हम पेपर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर कोई सेल्समैन क्लोजिंग नहीं कर पाता है तो उसे अपनी प्रेजेंटेशन को एवेल्युएट करना चाहिए और ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो कैसे और बेटर कर सकता है। अगर आप प्रोफेशन ऑफ सेलिंग में एक्सेलेंस पाना चाहते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ पैरामीटर्स हर तरीके से बेटर होने चाहिए, जिसमें शामिल है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बॉडी लैंग्वेज, एक्टिव लिसनिंग एंड पेशेंस। क्योंकि लोगों के फेल होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कस्टमर के प्रति नॉन केयरिंग एटीट्यूड, थिंकिंग द कस्टमर वुड कॉल टू बाय, द लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ ओनरशिप। एक सेल्समैन को हमेशा अपने कस्टमर से फीडबैक लेना कि जिस वजह से कस्टमर बाय करने के लिए अग्री नहीं हुआ। साथ ही साथ प्रोफेशनल को अपने गोल सेट करना बहुत ही जरूरी है, जिससे प्रोफेशनल के अंदर डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन और डेस्टिनेशन आए। शिव कहते हैं बहुत से लोग कुछ रीजंस की वजह से गोल सेट नहीं करते हैं, जैसे फियर ऑफ फेलियर और अ लैक ऑफ एम्बिशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, लो सेल्फ एस्टीम। और गोल्स भी 3 तरीके से सेट किए जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर गोल सेट करना इतना ही जरूरी है तो सब लोग गोल से क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ लोग सपनों को ही गोल समझ लेते हैं, पर गोल सिर्फ सपने नहीं होते, बल्कि सपने वे डेडलाइन होते हैं, एक कंप्लीट क्लियर डायरेक्शन होते हैं, फुल ब्लू प्रिंट होते हैं ड्रीम्स को पूरा करने का। ड्रीम सिर्फ डिजायर्स होते हैं जब तक उन्हें 5D का सपोर्ट मिलता है। D इक्वल्स टू डायरेक्शन, D इक्वल्स टू डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड डेडलाइंस। शिव कहते हैं 5D मिलकर एक ड्रीम को गोल बना देते हैं और फिर उस पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं। साथियों, जो भी गोल आप सेट करो वो स्मार्ट होना चाहिए। इसका मतलब वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल। आप अपने गोल को मेजर बनाएं ताकि आपकी अपनी प्रोग्रेस को आप मेजर कर पाएं। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड, ये बहुत अच्छी कहावत है। नेक्स्ट पार्ट है अचीवेबल होना। आपका गोल अचीवेबल हो। अगला पार्ट है रियलिस्टिक। गोल बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि अपना गोल रियलिटी के बेस पर बनाएं, फैंटेसी के बेस पर नहीं। कि मैं एक मैराथन दौड़ना चाहता हूँ, बट ये नहीं कि मैं यहाँ से सीधा चांद तक छलांग लगा लूंगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? और अगला वो टाइम बाउंड हो, यानी कि अपना गोल पूरा करने के लिए एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही टाइम फ्रेम आपको आपका गोल अचीव करने के लिए। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि सेलिंग के प्रोफेशन में बहुत ही कम सेल्समैन सक्सेसफुल हो पाते हैं? ऑथर इसके मेन रीजन बताते हैं, वो है लॉ ऑफ एवरेज को वो लोग नहीं समझते और उस पर ट्रस्ट नहीं करते। और दूसरा राहुल शौकीन ने, क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते वो फिर पेरेंट्स, टीचर्स, सिचुएशंस, प्रोडक्ट्स और कंपनी को दोषी मानने लगते हैं। वो उन पे ब्लेम डाल देते हैं
क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। सक्सेसफुल लोगों की एक आदत बहुत कमाल की होती है, उनकी टाइम मैनेजमेंट की आदत। वो अपने एक एक मिनट को प्रोडक्टिव वे में यूज करते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो। अपने टाइम को मैनेज करके वो अपने कस्टमर से मीटिंग्स और फॉलोअप्स लेते हैं। उनके लिए टाइम वेस्ट करना मनी वेस्ट करने से भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि पैसा तो आप कमा सकते हो पर टाइम नहीं। एक सक्सेसफुल सेल्समैन ये अच्छी तरह से जानता है कि तीर से निकला हुआ कमान, बोले हुए शब्द और बीता हुआ टाइम कभी लौट के वापस नहीं आता। तो इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि लाइफ मैनेजमेंट कुछ नहीं, सिर्फ प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। कोई भी इंसान अगर चाहे तो सेल्स में ही नहीं, चाहे किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता है। डेडिकेशन से, हार्डवर्क से और डिटर्मिनेशन से। जब तक उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर है, वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। सक्सेसफुल सेल्समैन जानते हैं उन्हें अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, कब उन्हें कस्टमर से मिलना है, कब कस्टमर से मीटिंग करनी है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। ऑथर कहते हैं प्रोफेशन ऑफ सेलिंग में भी सेल्समैन टाइम मैनेज कर सकते हैं। अपने पोटेंशियल बायर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, हॉट लीड, वार्म लीड और कोल्ड लीड। सबसे पहले हॉट लीड्स वाले कस्टमर को कम्युनिकेट कीजिए, उसके बाद वार्म लीड्स एंड देन कोल्ड लीड्स। और कभी भी अनशेड्यूल्ड पीपल को एंटरटेन मत कीजिए, क्योंकि ये लोग ना तो खुद कुछ करते हैं और ना ही दूसरों को कुछ करने देते हैं। एक सेल्स प्रोफेशनल को खुद को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। जिस टाइम पर जो करना है वो जरूरी है तो भाई जरूरी है, बिना कोई एक्सक्यूज बनाए। समटाइम्स हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है। एक इंसान बिना डिसिप्लिन के भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे आर्मी ऑफिसर्स का डिसिप्लिन ही है जो आर्मी ऑफिसर्स को इतना स्ट्रांग बनाता है, रिलायबल बनाता है। क्योंकि जब मोटिवेशन डल हो जाता है तब डिसिप्लिन ही है जो सेम रूटीन फॉलो करवाता है। यही डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन ही एक इंसान को सक्सेस तक लेके जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रोफेशन से है। ज्यादा अननेसेसरी फ्रेंड्स को कॉल करके अपना और उनका टाइम वेस्ट करना तुरंत बंद कर दें। अपने एक्शन से अपने कस्टमर्स को एहसास दिलाते रहो कि तुम अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हो। और सबसे जरूरी, रात को अच्छी नींद लो और अपने आप को फिट रखो। इसके साथ साथ ऑथर सेल्समैन को अपने एथिक्स को ठीक करने की भी हिदायत देते हैं। सेल्समैन जो एथिक्स को फॉलो करते हैं उनमें कुछ आदतें होती हैं, जैसे ऐसे सेल्समैन धोखा देने का मौका नहीं ढूंढते, वो अपने कस्टमर और कंपनी के साथ बेईमानी नहीं करते। ऑथर इब्राहिम लिंकन की कहानी सुनाते हैं कि वो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे और आखिरकार वो एक सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग अटॉर्नी बन गए। एक बार उनके पास एक केस आया। उन्होंने कहा, टेक्निकली ठीक है पर एथिकली सही नहीं है, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा। तो वो केस लेके आया था जो कहने लगा, मैं आपकी फीस पे कर दूंगा, बोलिए कितनी लेंगे। लिंकन ने कहा, फीस की बात नहीं है, मैंने तुम्हारे केस के फैक्ट्स देखे हैं। जब मैं तुम्हारा केस जज के सामने आर्ग्यू करूंगा तो मुझे पता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और यही बात मेरे दिमाग में चलती रहेगी। लिंकन यू आर अ लायर, लिंकन यू आर अ लायर। मैं ऐसा अपने साथ नहीं रह सकता। इस कहानी से ऑथर ये बताना चाहते हैं कि चीट और क्रुक से कोई सिर्फ धोखा देना सीख सकता है, ट्रेड करना नहीं। एक गुड प्रोफेशनल अपने प्रिंसिपल और एथिक्स पर जीता है। साथियों, इन्हीं एथिक्स की वजह से एक सेल्समैन अपने बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से निभा पाता है। उनका यही मानना है कि लोगों को वो वैसे ट्रीट करो जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हो। ऑथर कहते हैं कि सेल्समैन जो अपने एथिक्स और कमिटमेंट पर डटा रहता है वो एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनता है। शिव ने इसी बात पर जोर दिया है कि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर से कोई भी सक्सेस अचीव कर सकता है। ऐसे लोग पूरे वर्ल्ड में अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि शिव खेड़ा की लिखी यू कैन सेल आप सभी को सक्सेस के पाथ पर लेके जाएगी। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं हूं देवांग, अब मुलाकात होगी किसी और बुक की चर्चा पर।